Good afternoon, sir, and Happy New Year, sir. गुड आफ्टरनून। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, सर। स्टूडेंट कम आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ स्टूडेंट को क्या कुछ दूसरा लेक्चर है? नहीं, अभी तो नहीं है, सर, दूसरा कोई लेक्चर। क्योंकि ये 10-15 तो पहले हुआ करते थे। अभी कल भी तो 4 थे, आज भी 4 है। 3 ही है। तो कल और परसों हमने श्रवण कौशल और भाषण कौशल के संदर्भ में देखा। आज भाषा के संदर्भ में जो तीसरा कौशल है, जिसको हम वाचन कौशल कहते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। देखिए, श्रवण कौशल के माध्यम से जहाँ पर भाव ग्रहण किया जाता है, उसी तरह भाषण कौशल के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। अब उसी प्रक्रिया में वाचन के स्तर पर भाव को ग्रहण किया जाता है। तो वाचन के कौशल को कैसे विकसित करें? वाचन का हमारे भाषाई प्रभुता के क्षेत्र में क्या महत्व है? भाषा पर अधिकार यदि हमें जमाना हो तो क्या वाचन वाकई में आवश्यक है? वाचन क्या काम करता है और भाषा को कैसे विकसित करता है, इसके बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। हमें पता है कि शब्द जो होते हैं, जो ध्वनियां होती है, शब्द होते हैं, वो केवल प्रतीक होते हैं। उनको पढ़कर हम नजरों के सामने हमारे चित्र आ जाता है। जैसा मैं घोड़ा लिख देता हूं बोर्ड पर, घोड़ा, तो आपके नजरों के सामने घोड़ा ही आ जाता है। अगर मैं पीला रंग इस तरह से लिखता हूं तो आपके नजरों के सामने पीला रंग ही आ जाता है। तात्पर्य क्या है? शब्द प्रतीक के रूप में आ जाते हैं। शब्द बोलते हैं और हमारे नजरों के सामने एक चित्र आ जाता है। वाचन में भी यही बात होती है कि हम केवल शब्दों को पढ़ते, वो तो निर्जीव होते, शब्दों को पढ़ते हैं। हम शब्दों को पढ़ते हैं और प्रतीकों को समझते हैं, मतलब हमारे सामने नजरों के सामने चित्र आ जाते हैं। तो उन लिपि प्रतीकों को पढ़कर, जो लिखे गए हैं, उन प्रतीकों को पढ़कर पहचानना, उसे हम वाचन कहते हैं। पहचानना ये क्या है? जैसे मैंने यहां लिखा भाषा, लेखन, कौशल, ये हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो प्रतीक आ जाते हैं। मतलब भाषा किसे कहा जाता है, लेखन का मतलब लिखना, कौशल का मतलब स्किल, तात्पर्य भाषा में लिखने का क्या कौशल है, ये हमारे नजरों के सामने उसका अर्थ बोधित हो जाता है। तो भाषा में, वो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में वाचन जो होता है, वो केवल प्रतीक शब्दों को पढ़कर नहीं चलता, पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना जरूरी है। वाचन क्या होता है देखिएगा, हम केवल पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ने से हम किसी प्रकार के भाव को ग्रहण नहीं कर सकते। पढ़ना मतलब क्या? शब्दों के ऊपर से नजर फेरना और जो शब्द दिए गए हैं उसे पढ़ते हुए आगे चले जाना। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि पढ़ने के बाद अर्थ ग्रहण होना ये भी बहुत जरूरी होता है। जब तक पढ़ी हुई पंक्ति या पढ़ा हुआ शब्द आपको अर्थ नहीं देता है, तब तक आपका वाचन कौशल विकसित नहीं हो पाएगा, हम विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहिए हमें कि ध्वनियों को पढ़कर काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। और अर्थ ग्रहण करने के उपरांत ही हम अपना मंतव्य स्थिर करते हैं कि इस पंक्ति में क्या कहा गया है, इस पंक्ति में क्या कहा गया है, ये पंक्ति में क्या अर्थ दिया गया है। और उस अर्थ को पढ़कर फिर हम समझते उस बात को, फिर अपना मंतव्य स्थिर करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात होती है। और उसके बाद अपना व्यवहार पढ़कर हम उसको
हम तदनुसार व्यवहार करते रहते हैं। अर्थात क्या है कि भाषा केवल यांत्रिक नहीं होती, एक यांत्रिक कौशल नहीं है कि पढ़ते चले जाओ, हमारे मेमोरी में वो फिट बैठता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भाषा की प्रक्रिया या वाचन की प्रक्रिया ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। हम केवल पढ़ते चले जाते हैं और हमारा ब्रेन ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं आएगा। केवल हम पढ़ते चले जाएंगे और शब्द हवा में फेंकते चले जाएंगे, हमारे दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। तो वाचन प्रक्रिया केवल यांत्रिक नहीं है। आपको पढ़ने के लिए कहा जाए और हम पढ़ते चले जाए, आगे आगे बढ़ते चले जाए, ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है। तो मस्तिष्क से जुड़ी होने के कारण इस प्रक्रिया को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वाचन ये मस्तिष्क का बहुत उच्च स्तरीय व्यापार होता है, क्योंकि वाचन से क्या होता है, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है। वाचन से हम कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है। उसी तरह का तर्क जिसको कहा जाए, तो तर्क है, विचार है, कल्पना है, निर्णय है या निश्चय है, ये सभी प्रकार का मूल्यांकन करने का काम वाचन में होता है। वाचन जरूरी किस लिए है? क्योंकि हमारी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति को व्यापक करने के लिए, हमारी तर्क शक्ति को, क्या गलत क्या सही, कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा है, ये जो हमारी सोचने की और तर्क करने की क्षमता है ना, उसको विकसित करने का काम भी वाचन कौशल के माध्यम से होता है। तो मित्रों, वाचन में ये केवल यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और इससे हमारी सोचने की क्षमता पर, हमारी कल्पना, हमारी तर्क, निर्णय, निश्चय, इस सभी शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। वाचन कैसा होना चाहिए? तो मैंने आपको कहा कि केवल शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि पहले तो शब्द प्रतीकों पर हमारा ध्यान जाता है। उस शब्दों पर हमारी नजर पड़ी, प्रतीकों के माध्यम से उसको हमने जहन में लिया, मस्तिष्क में लिया, फिर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करने के बाद हम अपना मंतव्य स्थिर करते हैं और उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो वाचन कौशल में सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, ये सभी बातें आ जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो वाचन के विभिन्न व्यापारों को हम दो प्रक्रिया में रख सकते हैं। पहले भाषा को लिपि में लिखा जाता है, तो ये लिपि प्रतीकों की पहचान जरूरी है ना। अगर हम गुरुमुखी लिपि अर्थात जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है या जो तमिली भाषा लिखी जाती है, उस दक्षिण की लिपि को अगर हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे और अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें लिपि चिन्हों की पहचान होनी चाहिए वाचन के लिए। पहले तो जरूरत यह है कि हमें लिपि चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। मराठी में जैसे देवनागरी लिपि है, उसकी पहचान होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं हम, तो आपको रोमन लिपि की पहचान होना चाहिए। और केवल लिपि की पहचान नहीं, वो शब्दों के प्रतीक भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूं बाजरे की रोटी, तो आपके नजरों के सामने बिल्कुल बाजरे की रोटी आनी चाहिए। मतलब ये इस शब्द के लिए कौन सा प्रतीक है, वो हमें हमारे नजरों के सामने आ जाता है। तो इस तरह से पहली बात तो ये है वाचन कौशल को विकसित करने के हमें लिपि का और लिपि प्रतीकों का ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरा, अर्थ ग्रहण, ये दो अर्थ ग्रहण भी जरूरी है। नहीं तो हम पढ़ते चले जाएंगे और हमारे दिमाग में कुछ बैठेगा ही नहीं, उससे मतलब नहीं, उस वाचन से कोई मतलब नहीं है। उससे ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना तर्क कर सकते हैं, ना हमें कुछ पता चलेगा। इसलिए जरूरी है कि एक तो लिपि प्रतीकों की पहचान और दूसरा भाव को ग्रहण करना, अर्थ को ग्रहण करना। इन दो प्रक्रिया से ही वाचन की निष्पत्ति होती है, तभी वाचन पूर्ण होता है। हम अगर कितने भी पढ़ते चले जाएंगे और हमारे दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, तो ये व्यर्थ समय है आपका।
आप पढ़ने में वो समय ना दे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम 10 मिनट में अगर दो या तीन पन्ने पढ़ते हैं और 2 या 3 पन्नों में से हमें एक परिच्छेद भी याद नहीं है, मतलब मैं वाक्यों के वाक्य कंठस्थ करना ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, उन 2-3 पेजेस में क्या कहा गया है यह आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आपका पढ़ना व्यर्थ होता है। इसलिए केवल लिपि और प्रतीकों को समझकर काम नहीं चलेगा, आपको उसे ग्रहण भी करना पड़ेगा, उसके अर्थ को समझना भी पड़ेगा। तो तभी वाचन की प्रक्रिया होती है, पूर्ण होती है। हम देखते हैं जब छोटे बच्चे छात्र लिपि प्रतीकों की बनावट को पहचानता है, ध्वनियों को स्मरण करना सीखता है, अ ब क ड, फिर अ ब क, फिर क म ल, फिर कमल का मतलब क्या, ये सब बचपन से उसको सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसके आधार पर शब्दों को गठित करता है वो, फिर वर्णों को, फिर वाक्यों को, और उससे धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों को, शब्दों को बनाकर वो पढ़ता है और फिर उसके बाद उसे समझता है। तो भाव ग्रहण वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, भाव ग्रहण करना। और हम तभी भाव ग्रहण कर सकते हैं जब हम उन लिपि प्रतीकों के शब्दों को सुनकर हम समझ सके, तभी। इसीलिए हमें शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को पहचानने के साथ साथ अभिव्यक्ति तथा विचारों को समझना भी सीखना होता है। ये भी जरूरी, क्या कहा गया है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा गया है, कौन सी बात समझाई गई है, ये कौन सी बात की ओर संकेत किया गया है, इसको आत्मसात करना, इसको सीखना जरूरी होता है। इसलिए क्या है कि एक तो मैंने जैसे कहा कल, शब्द भंडार की आवश्यकता आपके पास होती है, बहुत सा शब्द भंडार हो। अगर पढ़ते समय एक शब्द भी कठिन आ जाता है, कठिन मतलब अपरिचित आ जाता है, तो हम आगे का पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको क्या कह रहा है, क्योंकि उस एक शब्द पर हम अटक गए, उस शब्द का ही मतलब नहीं। फिर अगर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, उस शब्द का मतलब ही नहीं जान जान पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी कि शब्द भंडार आपके पास बहुत होना जरूरी है, उसका विकास अपेक्षित है। और दूसरी बात, शब्दों के, वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। आपको अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, शब्द और अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता भी यदि आपके पास हो, तो निश्चित रूप में आप जो है वह जो भी कुछ लिखा गया है उसको हम समझ पाएंगे। तो अर्थ ग्रहण वाचन कौशल का आधार माना जाता है, आधार स्तंभ है उसका। हम केवल पढ़ना नहीं, हम जितना पढ़ा है उसको समझना, उसका वो अर्थ ग्रहण करना। और ये समस्त प्रकार की जो वाचन सामग्री है वो अर्थ ग्रहण पर ही आधारित है। बिना वजह पढ़ते चले जाए, यदि हमें एक परिच्छेद पढ़ते समय उस परिच्छेद में क्या कहा गया है पता नहीं है, तो वहीं पर रुक जाए, हम समझे, समझने की कोशिश करें और फिर दूसरा परिच्छेद पढ़े, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आगे बढ़े। यदि पहला परिच्छेद पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है और दूसरा और तीसरा पढ़ने की हम कोशिश करेंगे तो हमारी लिंक नहीं लगेगी। इसलिए हमारे वाचन के स्किल को, हमारे रीडिंग स्किल को बढ़ाना है, तो जरूरी है कि हमारे पास शब्दों का संग्रह भी ज्यादा होना चाहिए, लिपि प्रतीक वाले शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी है, अर्थ ग्रहण की हमारी क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मैंने कल कहा था, आपको एक आध मुहावरे के बारे में पता नहीं, आपको एक आध लोकोक्तियों के बारे में पता नहीं है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे इनका स्वभाव ऐसे है मानो खिसियानी बिल्ली खुम्बा नोचे, या बीच में हम बात कर देते हैं और कोई बोलता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, देखो चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर वो इस मुहावरे को समझता ही नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अर्थ को ही ग्रहण नहीं कर पाएगा, मैंने क्या कहा है समझ नहीं पाएगा। अगर कोई आता है, अगर कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं और इंसिडेंटली जो है वो वैसे ही हो जाता है, तो हम कहते हैं देखो वहां कौवा बैठने को और डाल टूटने को एक ही हो गया, है ना। फिर इसका अगर अर्थ सामने वाले को पता ही नहीं है तो समझेगा ही नहीं कि मुझे क्या कहना है। तो लोकोक्तियों की
मुहावरों की, शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर वाचन कौशल को विकसित करना है। आधे अधूरे शब्दों पर और थोड़े बहुत शब्दों पर हमें पता है और हम उसको पढ़ते चले जाएं। अगर अंग्रेजी के बहुतांश शब्द अगर हमें परिचित नहीं है और हम अंग्रेजी के परिषद से परिचित पढ़ते चले जाएंगे तो हमें अर्थ ग्रहण करना पाने में बहुत मुश्किल हो गया, हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो वाचन कौशल को विकसित करने के लिए आपके पास एक तो शब्दों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, लिपि की पहचान, लिपि चिन्हों की पहचान, मतलब अ ब क ड वगैरह शब्द वाक्य ये आने चाहिए लिखने को। फिर उसके प्रतीक शब्दों को आप समझ पाएंगे, समझना भी बहुत जरूरी है शब्दों के प्रतीकों को। और साथ ही साथ शब्द भंडार की आवश्यकता भी आपके पास होती है और अर्थ ग्रहण की क्षमता को और योग्यता को आपको जो है वह विकसित करना होगा। और भाषा शिक्षण के अंतर्गत वाचन क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको कहा कि वाचन करने से फायदा क्या है। हम कहेंगे कि केवल ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, केवल इतना नहीं है। वाचन करने से हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी निर्णय और निश्चय करने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी कल्पना शक्ति वाचन से बढ़ती है। और साथ ही साथ हमें ज्ञान भी मिलता है और वाचन करने से हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकते हैं, गहरा मानवीय संपर्क भी प्रस्थापित कर सकते हैं वाचन से। अलग अलग संस्कृतियों की, सभ्यताओं की पुस्तकें पढ़कर उसमें जो जो कहा गया है उसका भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो अलग अलग भाषा भाषी लोगों की संस्कृति से हमें परिचित होना है तो हमारे वाचन कौशल को बढ़ाना पड़ेगा और ये केवल वाचन से संभव हो पाता है। वाचन दो प्रकार का होता है, एक तो मौन वाचन, मतलब कुछ नहीं बोलते हुए हम पढ़ते चले जाते हैं, और दूसरा होता है प्रकट वाचन जिसको हम कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम मौन वाचन करके करते हैं तो भाषण कौशल का विकास होता है। मतलब दोनों प्रकार का, मौखिक रूप में भी अगर हम मुखर वाचन करें और मौन वाचन करें तो हमारे भाषण कौशल का विकास होता है। और वाचन की आदत, जल्दी जल्दी वाचन की आदत, ये इसका विकास भी हो जाता है यदि हमें वाचन हमेशा करने की आदत है। तो इससे क्या होगा कि वाचन कौशल से वाचन शक्ति तथा वाचन की गति भी आपकी बढ़ेगी और इसके लिए आपको बस प्रयास करना पड़ता है। आप जितना पढ़ेंगे, एक ही भाषा हो या अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसके कल्चर के बारे में, विषय के बारे में जान पाएंगे। यदि हमें किसी के कल्चर को जानना है तो हमें उनके पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान की पुस्तकों को, इंफॉर्मेशन की पुस्तकों को, संदर्भ पुस्तकों, रेफरेंस बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान प्राप्ति हो, हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ सके, हमारी तर्क करने की क्षमता बढ़ सके। इसलिए हम केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही ना पढ़ें, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त साहित्य की पुस्तकें हो, कुछ ज्ञान की पुस्तकें हो, ये भी पढ़ने चाहिए, कुछ संदर्भ पुस्तकें हो, ये नियतकालिक हो, उसको भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो है वो क्षमता बढ़ती चली जाएगी जितना हम पढ़ते चले जाएंगे। तो वाचन कौशल आपके भाषा कौशल को बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। भाषण कौशल को, आपके भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए आपका आपके वाचन कौशल को भी विकसित करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो मैं आपको संक्षेप में फिर से बताता हूं। भाषण कौशल के वाचन भाषण कौशल को विकसित करने के लिए जैसे सुनना जरूरी है, जैसे बोलना जरूरी है, वैसे ही पढ़ना भी जरूरी है। हमारे रीडिंग के स्किल को यदि डेवलप करना है, हमारे वाचन के कौशल को यदि विकसित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहली बात जो लिपि चिन्ह होते हैं, जो वर्तनियां होती है,
उनको समझना पड़ेगा, उन लिपि चिन्हों को, शब्दों को समझना पड़ेगा। जैसे हम मराठी के या देवनागरी लिपि के अ ब क ड क ख स्वर और व्यंजन को वगैरह पहचानते हैं वो। दूसरा, उन शब्दों के प्रतीकों को भी समझना पड़ेगा। जैसे मराठी में हम भाकरी कहते हैं तो भाकरी का मतलब हम जानते हैं क्या है, हमारी नजरों के सामने वही आ जाता है, हमारी नजरों के सामने वही आ जाता है। अंग्रेजी में हम ग्रेप्स कहते हैं तो हमारे नजरों के सामने वही आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, शब्दों के प्रतीकों की पहचान जरूरी है। ये अगर आपको शब्दों के प्रतीकों की पहचान है, शब्दों की पहचान है, तो आपको वाचन में कोई कोई अड़चन नहीं आएगी, हम पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है, आपको उसके साथ साथ अर्थ ग्रहण करना या भाव ग्रहण करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो पढ़ा हुआ है उसको समझने की क्षमता, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। और वो कब आ सकती है, जब आपके पास शब्दों की संख्या ज्यादा हो, शब्दों से परिचित हो आप, और आप शब्द प्रतीकों से परिचित हो। तो ये सभी जो है वो आपके वाचन कौशल को डेवलप करता है। अगर आपकी सोचने की क्षमता बढ़ानी है, आपको आपकी कल्पना शक्ति, सोचना, तर्क, विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है ये सभी क्षमताओं का विकास करना। और हम विद्यार्थी जीवन में ही कर सकते हैं। सोचना, सोचना मतलब क्या है, चिंतन करना। अब वो फिर साइंटिफिक बात हो गई, चिंतन करना मतलब क्या, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हमारे तर्क शक्ति को बढ़ाना, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, आगे इस विषय के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये जो हमारी तर्क शक्ति है, इसको बढ़ाने का काम वाचन करता है। हमारी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, ज्ञान देने की बात, ये सब वाचन से ही आ जाता है। और ये जरूरी है, अगर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप प्रभावकारी रूप में व्यक्त हो पाएंगे, उतना ज्यादा बोल पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाचन ये किसी भी प्रकार की भाषा के सुधार के लिए बहुत आवश्यक होता है, वाचन कौशल का विकास करना। और वाचन कौशल में मैंने जैसे कहा, दो ही हिस्से महत्वपूर्ण है। एक तो आपको लिपि चिन्हों की और प्रतीकों की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा अर्थ ग्रहण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, योग्यता आप में होनी चाहिए। और अर्थ ग्रहण करने की योग्यता तभी आ जाती है जब हम ज्यादा सुनते हैं, जब हम ज्यादा बोल जो जैसे हम अलग अलग शब्दों के भंडार हमारे पास होते हैं, मुहावरों के, लोकोक्तियों को हम जानते हैं, तभी हम जो है वह हमारे वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में वाचन कौशल ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं, पहला कौशल हमने देखा श्रवण, दूसरा दूसरा कौन सा है? पहला श्रवण कौशल, दूसरा कौन सा कौशल है? भाषण। भाषण कौशल मतलब बोलना, और तीसरा वाचन। वाचन कौशल। और अंतिम कौशल है हमारा, कौन सा है अंतिम कौशल? राइटिंग। राइटिंग, जिसको हम कहते हैं लेखन कौशल, मतलब लिखना। देखिए, जैसे पढ़ना, सुनना, बोलना, ये जितना महत्वपूर्ण है भाषा पर अधिकार के लिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेखन कौशल। और लेखन कौशल का मतलब क्या होता है? लिखना, लिखने की स्किल को बढ़ाना। अब हम कह सकते हैं कि लेखन कौशल ये सबसे जटिल कौशल है। देखिए, पहले तीन जो कौशल है उसको हम अर्जित कर लेने से हमारे भाषा पर अधिकार नहीं होता। हम सुनने की क्षमता को भी बढ़ाते, हम पढ़ने की क्षमता को भी बढ़ाते, हम बोलने की क्षमता को भी बढ़ाते, लेकिन इतना नहीं चलेगा। इससे किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए लेखन कौशल भी महत्वपूर्ण होता है। लेखन प्राप्त करना, लेखन कौशल प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखिए,
यदि मैंने लेखन ना होता, जैसे मैंने आपको कहा था, तो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से हम परिचित नहीं हो पाते। लेखन था इसलिए हम पोथी पुराणों को पढ़ पाते, रामायण महाभारत इन सभी ग्रंथों का हम पढ़ पाते और समझ पाते, और वो संस्कृति और सभ्यता हम तक आ पहुंची क्योंकि वो लिपिबद्ध करके रखी थी। इसलिए लेखन कौशल ये महत्वपूर्ण है। लेकिन लेखन कौशल, बिना लेखन कौशल के मानव जाति की वैचारिक परंपरा के साथ हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता। हम कही हुई बात को पढ़कर समझते हैं और लिखते हैं, और यही लेखन कौशल आगे बढ़ेगा। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ लिखकर रखा था, वही हम तक आ पहुंचा है। हमारी पुस्तकें हो, हमारी ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हो, ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी उन्होंने लिख कर रखा था, इसलिए हम तक आ गया। और हम जो भी कुछ लिख कर रखेंगे वो आगे की पीढ़ी को जाएगा। इसलिए अगर हमें वैचारिक परंपरा से जुड़कर रहना है, पुरानी नहीं, तो हमें लिखना भी पड़ेगा। लेखन कौशल से ये रिश्ता जुड़ पाता है। तो जैसे भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा विशेष में जो लिपि चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हमें अगर प्रेम लिखना हो तो प्रेम लिखकर इस शब्द के माध्यम से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो ये हम अपने विचार को व्यक्त करने के लिए ये साधन लाते हैं। कौन से? शब्दों को लिखकर हम उसको व्यक्त करते। तो हमारे अंदर हमें क्या लगता है, इस आत्मानुभूति को अभिव्यक्त किया जाता है शब्दों के माध्यम से, व्यक्त किया जाता है। तो प्रत्येक भाषा में लिपि चिन्ह तो होते हैं, लिपि चिन्ह व्याकरणिक संरचना प्रत्येक भाषा में होती है। और लेखन प्रक्रिया में सबसे पहले लिपि चिन्ह हमें आने चाहिए, लिखना, उसका अभ्यास होना जरूरी है। उसके बाद ही, पहले लिपि चिन्ह आकर काम नहीं चलेगा। वर्तनी, और जिसको वर्तनी कहा जाता है, वर्तनी का तात्पर्य क्या है? तो लिपि चिन्ह को पहचानने से ही काम नहीं चलेगा। आपको वर्तनी से तात्पर्य क्या है? स्पेलिंग, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो स्पेलिंग भी आना चाहिए आपको। मतलब केवल वर्तनी से काम नहीं चलेगा, केवल शब्दों को पहचान कर काम नहीं चलेगा। आपको वर्तनी और रचना, फिर वर्तनी मतलब स्पेलिंग, और फिर उसका किस तरह से लिखा जाए, है ना, कर्ता कर्म क्रिया, व्याकरणिक रूप से लेखन जरूरी होता है। देखो, सबसे अड़चन मैं आपको बताता हूं। मैं हर साल जो है वो प्रश्न पत्र जांचता हूँ, उत्तर पत्रिकाएं जांचता हूँ। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, किसी भी विद्यार्थी की प्रश्न पत्री, उत्तर पत्रिका अगर मैं हाथ में लेता हूं, तो उसमें 95% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसका लिखा हम समझ नहीं पाते। मतलब क्या है कि ठीक है, अगर वो क्या लिखता है उसका अक्षर वगैरह ठीक नहीं होगा, छोड़ दो, वो कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ ग्रहण ही नहीं कर पाती कि वो क्या कहना चाहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो व्याकरणिक रूप से लिखना ही जानते नहीं। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं है, दूसरे का तीसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, पहले परिच्छेद का दूसरे परिच्छेद के साथ कोई संबंध नहीं है। आखिर वो कहना क्या चाहता है, परीक्षक ही अंदाजा लगा देता है। शायद वो ये कहना चाहता होगा, और लिखने से ज्यादा उसकी भावनाओं को समझकर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा ये कौशल ही विकसित नहीं है। जो हमने समझा है उसको कैसे उतारा जाए पन्नों पर, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये कैसे किया जाए। तो हमारी वर्तनीगत गलतियां तो बहुत सी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। खास करके हिंदी मराठी में तो बहुत सी गलतियां हो जाती। रस्व दीर्घ तो छोड़ दो बाजू में, उसका अगर ज्ञान नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन आपकी रचना प्रक्रिया ही ठीक नहीं होती। रचना प्रक्रिया ठीक नहीं होती मतलब
आप जैसे वाक्यों को रचते हैं वो ठीक नहीं होता है। पहले का दूसरे, दूसरे के तीसरा, तीसरे का चौथे के साथ क्या संबंध लगाए वो पता नहीं होता है। ये गंभीर बात है। ग्रेजुएशन के विद्यार्थी अगर ऐसे करते हैं, वो केवल मैं आर्ट्स के नहीं, साइंस के बच्चों को भी बारे में कह रहा हूं, मैं टेस्ट ट्यूटोरियल लेता हूं ना, तो एक 5-10% अच्छे होते, ठीक से लिखते, लेकिन व्यक्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में वह लिपि चिन्हों का ज्ञान होना, और उसके बाद हमें वर्तनी का ज्ञान होना, और वर्तनी के बाद हमें रचना प्रक्रिया के बारे में पता होना, यह जरूरी है। तो प्रथम लेखन, इसके दो अंग है देखिएगा लेखन कौशल के। एक तो जिसको हम लेखन शिक्षण की एक पूर्व प्रक्रिया कही जा सकती है, जिसमें हम उच्चारित ध्वनियों को, प्रतीकों को, वर्णों को लिखना सीख दे। हम छोटे बच्चे तो नहीं, आपको कॉलेज में तो ये सिखाया नहीं जाता है, बचपन से हम अ ब क ड ABCD सीखते हैं, फिर शब्दों को सीखते हैं, ये तो है। लिपि प्रतीकों को, और ये लिपि प्रतीक जो होते हैं वह बिंबों के माध्यम से छात्रों के मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा हो ना, उसको कहा जाता है कमल, और आगे कमल का फूल दिखाया जाता है, वो एकदम चित्र को देखकर उसके मेमोरी में बैठ जाता है। कमल का मतलब ये फूल, गुलाब, ये गुलाब का मतलब ये गुलाब का फूल है ना। तितली, आगे चित्र दिया जाता है और उसके दिमाग में तितली आ जाता है। तो ये बचपन से ऐसा सिखाया जाता है। छोटे होते हैं तो ये प्रतीक चिन्ह वगैरह आपको आप तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे इतनी हमारी क्षमता बढ़ जाती है सोचने की, फिर हमारे पास हम इतना परिचित हो जाते हैं, आप तितली का चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। तितली का मतलब मैं जानता हूं क्या है, गुलाब का मतलब मेरे नजरों के सामने बिल्कुल गुलाब आ जाता है। तो वैसे बिंब मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से हम डालते हैं, विचारों और भावों को लिपिबद्ध फिर किया जा सकता है, ऐसा है। तो ये प्रारंभिक तैयारी लेखन की, क्या हमें वर्तनी, शब्द और रचना प्रक्रिया के बारे में, और बिंबों के बारे में, प्रतीकों के बारे में, शब्द प्रतीकों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है प्रक्रिया का एक मुख्य अंग में वर्ण रचना करना, वर्तनी और रचना। जैसे मैंने आपको कहा कि वर्णों की रचना हमें लिखनी पड़ती है, और मतलब 12 खड़ी जिसको कहा जाता है, अ आ ई, इसको लिखने का आवश्यक ढंग कैसे होना चाहिए, समूह के द्वारा कैसे लिखा जाता है, समूह शब्द कैसे लिखा जाता है। बहुत से बच्चों को संयुक्त शब्द आते ही नहीं, संयुक्त शब्द लिखना आते नहीं, श्रवण लिख नहीं पाते ठीक से, व्याकुल लिख नहीं पाते, ऐसे शब्द जो जोड़ जोड़ कर आ जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिखना, व्याकुल का कु पहला है या दूसरा है, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सी शब्दावलियां होती है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको लिखने का प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। वर्ण को लिखना, शब्दों को लिखना बहुत जरूरी। फिर इसका संयोजन करना, मतलब शब्दों को जोड़कर कैसे लिखे। बहुत से शब्दों को क्या होता है प्रॉब्लम, हम शिरोरेखा नहीं देते देवनागरी लिखते समय, मतलब जब हम लिखते हैं तो उस पर ऐसी लाइन नहीं देते। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई शब्द ऊपर हो जाता है, कोई शब्द नीचे हो जाता है। वो शिरोरेखा क्यों है, वो इसीलिए है कि आपके शब्द एक अनुशासन में हो शब्दावली, लेकिन हम देते नहीं, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो ये समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, झ भ में कंफ्यूजन होता है, ब्रह्म शब्द नहीं लिख पाते, हंसना शब्द लिख नहीं पाते, अभिव्यक्ति शब्द रस्व है या दीर्घ पता नहीं होता है। तो बहुत से शब्दों को लेखन ही हम नहीं कर पाते। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे नजरों के सामने से वो शब्द चला ही नहीं गया है, हमने उसको सुना ही नहीं है ठीक से, हमने उसको पढ़ा ही नहीं है कभी। जब पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, है ना। जब हमारे नजरों के सामने से कोई पंक्ति जाती है, कोई शब्द जाता है, तो उस शब्द को हम लिख पाते हैं, उसी शब्द को हम लिख पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्ण रचना, और ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है वर्तनी, जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग, ये वर्तनी शिक्षण। इसमें हमें वर्ण संयोजन करना,
भाषा के अनुसार। ये स्पेलिंग तो आपको पता है कि जब तक हमारे नजरों के सामने से होगे नहीं स्पेलिंग, अंग्रेजी में खास करके हमें ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। स्पेलिंग हमें आ जाते नहीं है, कुछ शब्द उसमें से निकल जाते हैं, कुछ वर्ण। तो ये भी बहुत जरूरी है, इस पर काम करना। और रचना प्रक्रिया, ये क्रमबद्ध रूप से लिखित अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए वाक्य का संयोजन करना, शब्द भांडार, लिपि रचना, ये सभी प्रकार की बातें बहुत आवश्यक होती है। और सृजनात्मक कौशल, ये तभी जो है हमारी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। तो मित्रों, आज हमने जितना देखा है, मतलब भाषाई कौशल के संदर्भ में अभी तक, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, इनको मैं एक बार संक्षेप में बताता हूं। देखिए, श्रवण, पहली बात तो है भाषा कौशल का मतलब क्या है? लैंग्वेज स्किल। मतलब भाषा कौशल का मतलब क्या है, या ये किस लिए हमें अर्जित करनी चाहिए? तो पहली तो बात यह है कि भाषा को अर्जित करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होती है कि भाषा को अर्जित करने के लिए, भाषा को प्रभावकारी रूप में, भाषा को प्रभावकारी रूप में दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावकारी रूप में लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए जरूरी है कि हम दूसरे लोगों, इसलिए हम भाषाई कौशल को विकसित करते हैं। हम एक अच्छा पेपर लिख पाए, हम अच्छी तरह से बोल पाए, हमारी बात दूसरे तक अच्छी तरह से और प्रभावकारी रूप में पहुंच पाए, इसलिए भाषाई कौशल का विकास बहुत जरूरी हो जाता है। तो भाषाई कौशल का विकास के 4 अंग होते हैं। एक तो श्रवण, वाचन, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। इसमें से सुनने और पढ़ना, सुनना और पढ़ना ये भाव ग्रहण के माध्यम है, और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति के माध्यम है, भाव को प्रकट करने के माध्यम है। अब लेखन, माफ कीजिए, श्रवण मतलब सुनने की क्षमता। आपकी भाषाई क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, आपको विकसित करना है, तो जरूरी होता है आप जितना ज्यादा हो सके वो सुने, चाहे भाषण सुने, व्याख्यान सुने, या जितना हो सके जहां जहां से हमें प्राप्त हो जाए उसको हम सुने, ये बहुत जरूरी है। अब ये जो सुनना है वो कैसे है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ध्यान पूर्वक सुनना, सुनी गई बातों पर चिंतन करना, चिंतन मनन करके अपना मंतव्य स्थिर करना, और मंतव्य स्थिर करके उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। तो ये जो सुनने की प्रक्रिया है, ये जो सुनने की प्रक्रिया है वो इस ढंग से होनी चाहिए, तभी हम प्रभावकारी रूप में सुन सकते हैं। जो ज्यादा सुन पाता है वही ज्यादा बोल पाता है। इसका मतलब ये बोलने का कौशल दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं भाषण कौशल। बोलना के तात्पर्य क्या है? बोलने का मतलब जिसको हम कहते हैं कि जो भाषण से स्किल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए 2 बातें महत्वपूर्ण है, एक तो आपका उच्चारण और दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति। उच्चारण से तात्पर्य क्या है कि आप शब्दों को कैसे उच्चरित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रॉपर ढंग से उच्चरित करना। जैसे अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग वैसे ही होना चाहिए, उच्चारण जैसे अंग्रेजी भाषा में होता है। यदि हम उर्दू बोलते हैं, यानी शब्द उर्दू आ जाता है, तो शब्द को वैसे ही बोलना चाहिए जैसे उर्दू में। तो उच्चारण में एक तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उच्चारण कौशल के अंतर्गत हमें ध्वनियां या शब्द जो होते हैं उनको, उन ध्वनियों के उच्चारण को हम समझें। उसके बाद बलाघात, मतलब कौन से शब्दों पर जोर देना चाहिए, कौन से शब्दों पर नहीं देना चाहिए। अनुतान, तान, अनुतान, शब्दों को उतार चढ़ाव, ये हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और मौखिक अभिव्यक्ति में जैसे मैंने कहा कि वक्ता के मन में जो भाव और विचार होते हैं उसको शाब्दिक रूप में व्यक्त करना, मतलब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सीधा सीधा बात करना, लक्षार्थ रूप में बात करना और व्यंग्यार्थ रूप में बात करना, मतलब शब्दों का खेल है।
प्रभावित करना सामने वाले व्यक्ति को शब्दों का खेल है। लेकिन कैसे शब्दों का खेल है? यदि जिसके पास ज्यादा शब्द हो उसका, और ये ज्यादा शब्द कब आ जाते हैं? जब उसका वाचन होता है और जब उसका सुनना होता है। मतलब जितना सुन पाएंगे नए नए शब्द आ जाएंगे हमारे व्यक्तिगत डिक्शनरी में, जितना पढ़ पाएंगे उतने ज्यादा शब्द हमारे पढ़ने में आ जाएंगे। तो शब्दों का संग्रह ज्यादा है, तभी बोलना। और दूसरा पक्ष मैंने बताया था कि व्यावहारिक पक्ष होता है, कहाँ कैसे किस तरह से बोलना, ये तो प्रसंगानुकूल हम जानते हैं। उसी तरह तीसरा कौशल मैंने आपको बताया वाचन, जिसमें हमें लिपि प्रतीकों को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लिपि प्रतीकों को समझना। और दूसरी बात है वाचन में अर्थ ग्रहण की योग्यता बढ़ाना, भाव ग्रहण और अर्थ ग्रहण की योग्यता बढ़ाना। इसलिए वाचन प्रक्रिया मैंने आपको कहा कि कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसीलिए पहले हम वाचन कौशल में ध्वनि और प्रतीक शब्दों को पढ़ते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करने के बाद हम अपना मंतव्य स्थिर करते हैं कि ये बात है क्या, हम समझते हैं, और समझने के बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो अर्थ ग्रहण की योग्यता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? तो मैंने आपको कहा जितना सुन, एक दूसरे को पूरक है ये कौशल। आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो अर्थ ग्रहण की क्षमता भी हम बढ़ा पाते हैं। मुखर भी वाचन होता है, मौन वाचन होता है, चाहे वाचन कैसे भी करो लेकिन पढ़ो, जिससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तर्क करने की, कल्पना करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमें जानकारी भी मिल पाएगी। हमारी संस्कृति और सभ्यता को पहचानने के लिए हम वाचन के जरिए ही हम समझ पाए, और अगली वैचारिक परंपरा को हमें ले जाना है तो वाचन के जरिए ही ले जा सकते हैं। उसी तरह लेखन कौशल में भी वैसे ही हम लेखन के माध्यम से ही आगे ले जा सकते हैं इसको। तो लेखन कौशल में ये सबसे जटिल प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, इसमें लिपि चिन्हों को पहले सीखना पड़ता है, वर्तनी को सीखना पड़ता है, शब्दों को सीखना पड़ता है, फिर वर्तनी जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग, इसको सही तरह से हमारा प्रभुत्व इस पर भी होना चाहिए। और रचना प्रक्रिया, ये हम कैसे लिखते हैं, वाक्यों को लिखना, रचनाओं में बिठाना, वाक्य संरचना, शब्द भंडार, ये भी जरूरी है। और ये सब बच्चों से करवाया जाता है, स्कूली स्तर से लेकर कॉलेज के स्तर तक, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग विषयों के द्वारा आप तक शब्दों को पहुंचाया जाता है। आपकी परीक्षा ली जाती, आपके टेस्ट लिए जाते, ट्यूटोरियल लिए जाते, वो इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आप कैसे लिख पाते हैं, कैसे व्यक्त होते हैं, कैसे अभिव्यक्त होते हैं, ये बहुत जरूरी इसमें हो जाता है। तो मित्रों, सर हाँ बोलिए। इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा हाँ हाँ, बड़ा, एग्जाम में। आपको बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है, और कभी कभी टिप्पणी भी पूछी जाती है। एक आध टिप्पणी होगी, भाषा, आप भाषा कौशल के बारे में लिखे या लेखन कौशल के बारे में एक ही पूछा जाएगा, या वाचन कौशल के बारे में। इसीलिए मैंने 2-4 लेक्चर लिया आपको एक टॉपिक पर, क्योंकि आपको ये सब हाँ डिस्क्रिप्टिव भी आ गया तो आप बड़ा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और आपको टिप्पणी के रूप में भी एक पूछा गया, मानो कि आपको पूछा गया लेखन कौशल, तो लेखन कौशल पर आपको लिखते आना चाहिए डिटेल में, एक पंक्ति में। ठीक है, इसका वीडियो बनाने वाले हैं सर आप? जरूरी लगता है क्या आपको? हाँ लगता है सर, ठीक है, फिर मैं क्योंकि नोट्स नहीं निकाला है ना। नोट्स मैंने पहुंचा दिए थे आप तक, आपको एक लिंक भेज दी थी। ये भाषा कौशल का। हाँ, देखिए आपको एक नोट्स के लिए लिंक भेजी थी मैंने, उस लिंक को क्लिक अगर आपने किया तो आप उस वेबसाइट से जुड़ जाएंगे जिस वेबसाइट पर ये नोट्स है, उसकी एक प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि वो मुझे कब भेजा है सर? लगता सर फिर है। से भेजिए ना वो लिंक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर वो लिंक भेज दूंगा फिर से। हाँ सर। ठीक है, मैं वो लिंक फिर से भेज देता हूँ आपको, लेकिन पहले भी भेजी थी मैंने, नहीं मिलेगी, आपको याद नहीं होगा तो ठीक है, मैं फिर से भेज भेज देता हूँ। तो आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे ना, वो कॉपी होता नहीं था मैटर, इसलिए मैंने कॉपी करके नहीं भेजा आपको, वो वेबसाइट पर ही है, तो वो पीडीएफ में है, उसकी डायरेक्टली प्रिंट निकालनी पड़ेगी आपको। सर उस लिंक हाँ में सिर्फ भाषा कौशल के ही नोट्स है? हाँ हाँ, भाषा कौशल की, सिर्फ भाषा कौशल, जिसमें लेखन वाचन वो सब आ जाएगा उसमें। और कुछ शंका है तो पूछो। और सर बाकी टॉपिक के नोट्स?
देखिए, आपको जैसे मैंने भाषा की विशेषताओं के भी नोट्स आपको दिए, भाषा के स्वरूप के भी दिए, भाषा की परिभाषा के भी दिए, मिले कि नहीं ओके आपको? सर। मिले है ना? हाँ बस मिले सर। हाँ, वो सब दिए, मतलब जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके सभी नोट्स मैंने भिजवा दिए आपको लिंक के माध्यम से। ये लिंक नहीं, आपको ऐसी पीडीएफ में थे, कुछ कुछ ऐसे वर्ड में थे, वो भी भेजे थे मैंने आपको। और यस सर। हाँ, ठीक है। तो ऐसा हमारे भाषण कौशल को विकसित करने के लिए क्या क्या जरूरी है ये भी देखा। कुछ एक थोड़ा सा एक 5-1 मिनट का विश्लेषण रह गया था, उसको हम कल के लेक्चर में ले लेंगे। मतलब फिर आपको भाषण कौशल को विकसित करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए इसके अलावा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसमें समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? ओके आपको सर। कुछ प्रॉब्लम है क्या समझने में? हाँ कुछ सर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ अड़चन हो तो भी आप बिंदास एक तो चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, या मुझे बोल भी सकते हैं ऐसा। हाँ, चलो, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो गया। हम मिलते हैं कल। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।